हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। कुछ दिनों के बाद फिर से आई एम बैक। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैंने कल अपनी एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम सबसे बहुत कंसर्न है। एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू क्रैक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एफिशिएंटली, राइट। ओके, सो आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहले एक्चुअली मैंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, तो उसमें प्लान ये था आज कि आज हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। बट लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रही है कि वो सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा नेटवर्क से। सो वी हैड टू कैंसिल दैट प्लान, बट नो वरीज, हम अपने कन्वेंशनल मेथड से चलेंगे और डिले नहीं करेंगे आज की वीडियो को। इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, वीडियो ऐसी बना लेते नॉर्मल, एंड नेक्स्ट टाइम से ट्राई करेंगे कि हम लोग लाइव स्ट्रीम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ऑल ओवर जुड़ पाएँ एंड हमारा इनिशिएटिव और आगे जाए और लोगों के समझ में आए। ओके, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बेसिकली हम सब देते हैं। पहली बात ये तो फिक्स है, कुछ होते हैं नहीं भी देते हैं, बट जो जैसे कि मास्टर्स करना चाहते हैं या इवन बैचलर्स में भी जिनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, या ये होता है कि कभी 12th में मार्क्स कम आते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। अब वो लोग फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाते हैं, या इवन जिन लोग के अच्छे मार्क्स आते हैं तब भी टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रखते हैं। जैसे कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा, DU जेट, ठीक है। और एक DUET भी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर उसमें आपकी अच्छी रैंक होती है तो आपके बोर्ड के मार्क्स पे प्लस एंट्रेंस के मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलता है, राइट। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, हम देते हैं। पहली बात तो ये कि भाई बहुत लोग देते हैं, लेकिन एक्चुअली में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों होता है बेसिकली सबको पता है। एक तो कहीं ना कहीं फ़िल्टर करने के लिए बच्चों को, ठीक है, कि जो भी हमारे पास अच्छे बच्चे हों और जिनका एप्टीट्यूड और IQ अच्छा हो उन्हें मौका मिले। कभी कभी क्या होता है कि किसी के बोर्ड्स में कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, या कभी कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरे नज़रिए में बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिल रहा है, एक फेयर चांस मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। तो आई थिंक डेफिनेटली ही और शी शुड एनरोल और गो फॉर अ एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। अब क्यों होता है ये तो सबको पता है, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए, फ़िल्टर आउट करने के लिए। कभी किसी के साथ 10th-12th में कुछ मार्क्स में कभी कुछ गड़बड़ हुई हो, तबीयत ख़राब हुई हो, और एनी ऑफ द मेडिकल रीजंस देयर ऑफ, तो वो मतलब कि उस केस में हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का सोच सकते हैं, प्रोवाइडेड डेट कि हाँ हो सकता है कि मेडिकल रीजंस की वजह से हमारे मार्क्स कम आए हों बोर्ड्स में और हमें सही जगह पर एडमिशन ना मिल पा रहा हो मेरिट के बेसिस पर, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, तो 3 बातें हैं और 3 मेरे रीजंस हैं। एक तो है फ़िल्टर आउट करना, एक दूसरा एप्टीट्यूड चेक करना, तीसरा है एक फेयर चांस देना, ठीक है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखते बहुत लोग हैं, सक्सीड भी करते हैं। मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिखे थे, मैं भी सक्सीड किया था विद गुड रैंक, और कई अच्छे कॉलेजेस में भी मिला था। और मैंने जो कॉलेज लिया वो था PJDAV इवनिंग, तो इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे कि मैंने PJDAV इवनिंग ही क्यों लिया, ठीक है। तो एक तो ये बात है, तो ये तो लेटर ऑन हम डिसाइड कर लेंगे, या जैसा भी नीड ऑफ द आवर होगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। बेसिकली हमारा टाइटल आज का यही है कि भैया आप हमें ये बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाए, हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए, हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो देखो, मैं सबसे पहले कहूँगा कि एक कहावत है
बगल में छोरा नगर में ढिंडोरा, समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ कैसे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर में ही उसकी मीनिंग छुपी है, उसका रीज़न भी छुपा है, प्लस उसमें उसकी स्ट्रैटेजीज भी छुपी हैं, उसके मेथड्स भी छुपे हैं। यस, नाउ दिस इज द थिंग विच विल रियली टेक अ ऑप्टिमिस्टिक टर्न। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टर्न कैसे लेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं एक मेथोडोलॉजी पे आजकल काम कर रहा हूँ, एक थ्योरी पे काम कर रहा हूँ। आई हैव शेयर्ड विद सम ऑफ माई बैचमेट्स बाय व्हाट्सएप ऑल्सो। तो पिछले 1-2 साल से मैं एक मॉडल पे काम कर रहा था एंड सडनली एक उसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स स्ट्राइक हुए, जो कि अगर मैं सबमिट करता हूँ या उसमें आगे रिसर्च करता हूँ तो एक बहुत ही मुझे लगता है एक नया मॉडल डिवाइस होगा सबके सामने, एंड मे बी अदर थ्योरीज की तरह ये बच्चों को हेल्प करेगा। ओके, सो इस पे भी हम बात करेंगे अलग से जब वो मॉडल फाइनली तैयार हो जाएगा। अभी के लिए तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस और टाइम थोड़ा जाएगा, राइट? ओके, सो कमिंग बैक, मैं ये कहना चाह रहा था कि स्ट्रैटेजीज इसी में छुपी हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। टाइटल मैंने एंट्रेंस टेस्ट लिखा है, तो मैं टेस्ट के बारे में बात करूँगा। टेस्ट एक्चुअली में क्या है? एक तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट भी वही चीज़ है, यूनिट टेस्ट भी वही चीज़ है, क्लास टेस्ट भी वही चीज़ है, आपके एनुअल एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन भी वही चीज़ है, राइट? अब आप पूछोगे कि यार इसमें क्या मतलब नया है, ये तो सबको पता है, एग्ज़ाम सब देते हैं, सबको इवेलुएट किया जाता है, उसके बेसिस पर आपको मतलब कि अच्छा कॉलेज मिलता है, अच्छी जॉब्स मिलती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बहुत डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें फ़िलोसोफर नहीं बनना है। अगर हमारा एम है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें करना है, ठीक है ना भाई? हमें कोई एग्ज़ाम, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ACT या सेट देना चाहता हूँ, मेरे को बार बार जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉर्नेल में एडमिशन लेना, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मतलब ये रहता है कि अगर तुम्हारा 1400 अराउंड स्कोर है तो आराम से एडमिट हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव गुड एप्लीकेशन एंड गुड SOPs अलॉन्ग विद दिस, राइट? तो ये चीज़ एक होती है। दूसरा, अब मेन जो मैंने बात की टेस्ट की बात काफ़ी फंडामेंटल है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी एक कुछ अलग ही थ्योरी बना दी है। टेस्ट कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है टेस्ट। अगर तुम मेरी मेथोडोलॉजी के हिसाब से चलोगे तो मतलब कि जो मेरा मानना है यहाँ पे, वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इज ऑल अबाउट माई पर्सपेक्टिव। मानना ना मानना आपके ऊपर है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है? हम जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं यार प्लेटफॉर्म पर, वो आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट आपने करना है, समझ गए ना? तो ये चीज़ अब आपने देखनी है, आपने फाइनली डिसाइड करनी है कि भैया क्या करना है। ओके, तो टेस्ट का फुल फॉर्म है जो मैंने बनाया है, ठीक है, एज पर माय ओपिनियन जो होता है, ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि कोई कुछ कहे ना कहे, पता नहीं कहाँ से बना रहा है। ओके, तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो पहला T स्टैंड्स फॉर मी, मतलब अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन इज टाइमिंग, E स्टैंड्स फॉर एफर्ट, S स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक मैकेनिज्म और सिस्टमेटाइज, ठीक है, मतलब कि सिस्टम के हिसाब से काम करना। एंड लास्टली T स्टैंड्स फॉर ट्रैक। तो टेस्ट का मतलब है टाइमिंग, एफर्ट, सिस्टमैटिक मैकेनिज्म, ट्रैक, या कह सकते हो टाइमिंग, एफर्ट, सिस्टमेटाइज, ट्रैक। किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइमिंग क्या है। टाइमिंग से मेरा यह मतलब है हमें टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा, जब हम शुरू करने वाले हैं और जब एग्ज़ाम की डेट टेंटेटिवली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैट की प्रिपरेशन अगर बंदा अप्रैल में भी करता है और नवंबर में,
नवंबर में एग्ज़ाम होता है लास्ट वीक में। आई गेस बहुत है टाइम, अराउंड 6-7 महीने रफ बहुत है। 2-3 महीने में सिलेबस कर लो, 4 महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट दे दो, काफ़ी है। ओके, तो एक तो होती टाइमिंग, हमें इस टाइम गैप को देखना है, ठीक है। और प्लस हमें ये भी देखना है कि हम कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम हम डेडिकेट कर सकते हैं अगर हम कोई और काम कर रहे हैं। अगर आपका कॉलेज है तो आपको हिसाब से देखना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू हैव bunches of assignments, tests and apart from this आपको कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करनी है। आपने भाई कॉलेज लाइफ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व हो, तो हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। वो भी चीज़ें ज़रूरी है। फिर E स्टैंड्स फॉर एफर्ट, आप कितना एफर्ट डाल सकते हो किसी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने मेरे पास, मैं इसी एग्जाम्पल से पहले टाइमिंग वाले से रहा, 6 महीने आपके पास, 6 महीने में हर दिन मान लो आप 3 घंटा पढ़ते हो, तो वो 3 घंटे आपका एफर्ट है। अच्छा, अब काफ़ी लोगों का ये मानना है कि भैया हमसे इतनी लंबी पढ़ाई नहीं हो पाती, हम 10-10, 12-12 घंटे नहीं पढ़ सकते। कोई ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो। जो तुम्हारी इच्छा हो, जितना तुम्हारे दिमाग में जा रहा हो बस उतना पढ़ो, ठीक है। अब कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं अगर तुम दिन का आधा घंटे भी पढ़ते हो, कंसिस्टेंटली भी पढ़ते हो तो ही बहुत है। लेकिन मेरा यह मानना है कि ये नॉर्मल पढ़ाई के लिए सही है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको जो पढ़ाया जाता है वो पहले तो आपको खुद भी पढ़ना होता है, प्लस आपको रिवाइज भी करना होता है, और एडिशनली आपको नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आपने भैया चाहिए टाइम अच्छा खासा, कम से कम 2 घंटे लगा लो। अच्छा मान लो कि तुम 45 मिनट पढ़ते हो, नॉर्मल स्टडीज़ के हिसाब से तुम कंसिस्टेंटली रोज़ 45 मिनट पढ़ रहे हो, लेकिन 45 मिनट में भी तुम्हें अदर 30-40 या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा निकालना पड़ेगा रिवीजन के लिए, या कोई नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना हो उसके लिए। एक तो ये बात सॉर्टेड है, तो ये हो गया एफर्ट। एस सिस्टमेटाइज, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। सिस्टमैटिक में यहाँ क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे? पेशेंस, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, सब कुछ, सारी मॉरल एथिकल वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो सिस्टमेटाइज करना है, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन पढ़ना है, किसको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से वीक एरियाज है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज है, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस्त, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें चीज़ों को, और हम समझें कि एक्चुअली में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वो चीज़ एक्चुअली में हमें बेनिफिट करेगी। दिस इज़ द मेजर कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। फिर आखिरी आता है टी, ट्रैक, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। फॉर एग्जांपल अगर हम कैट एग्ज़ाम की बात करें तो आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक कर सकते हो? जवाब सिंपल है, मॉक टेस्ट। ऑन एन एवरेज जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल प्लस जाते हैं उसके बारे में ये एजम्पशन लिया जाता है कि उसने कम से कम 30-40 मॉक टेस्ट दिए होंगे। अब मॉक टेस्ट यहाँ पे अगर सिस्टमेटिक तरीके से दिया है तो बेटर नहीं है, तो भाई गड़बड़ है, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा। ये भी ना, आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लो, यूपीएससी है, जीमैट है, और भी बहुत सारे होते हैं, नेवी के होते हैं, सीडीएस का होता है, उन सब में आपको मॉडल पेपर्स जो मिलते हैं वो प्रैक्टिस करने होते हैं, वो भी तरीके की मॉक टेस्ट ही होते हैं। तो ये है, इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस पर ट्रैक कर सकते हो। जो आपको टेस्ट मिलते हैं या किसी सब्जेक्ट पर एग्ज़ाम होता है उसको देना चाहिए, उससे आपको पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा और आपकी कितनी प्रिपरेशन एक्चुअली में है। ओके, तो ये पूरी बात हो गई टेस्ट की डेफिनेशन के बारे में, मतलब मेरी थ्योरी के बारे में अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब तुम मुझसे पूछोगे भैया ये भी नहीं घुसा, मैं बोलूँगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ जनरल मेजर्स की बात करते हैं जो हम लोग पढ़ते थे अपने स्कूल के टाइम में। मुझे आज भी याद है हम लोग के हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम्स होते थे, एंड हम लोग की हर साल डायरी आती थी। डायरी में 2 पेज का 2 पेज होता था, उसमें मेथड्स लिखे होते थे कि एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक करने चाहिए, एग्ज़ाम्स में क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं, ये सब भी। तो प्लस एक और चीज़ है हमारे स्कूल की,
आई थिंक किसी कॉरिडोर के पास में दीवार पे पूरे डूज एंड डोंट्स लिखे हैं, लाइक इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द कैंपस, इंश्योरिंग स्टडीज विद, है ना। तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ थी जो बहुत बेनिफिट की मुझे जो लगता है, मुझे की है और भी बच्चों को की होगी जैसा मुझे लगता है। ओके, तो इस तरीके की भी चीज़ें बड़ी सही लगती, बड़ी मोटिवेट करती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, तो एक तो ये बात हो गई। अब मैं जनरल मेजर्स, जनरल स्ट्रेटजीज़ की बात करने जा रहा हूँ जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मेरा मामला यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और सबसे पहला मामला है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते होंगे कि भैया हमारा सीन ये है कि घर में झगड़ा वगड़ा हो जाता है, फादर कुछ कर देते हैं, मदर कुछ कर देती हैं, तो मतलब कोई भी हो घर में झगड़े होने लाजमी है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। मेरे भी घर में हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कि मैं भी डिस्ट्रैक्ट हुआ हूँ, लेकिन माय एडवाइस टू यू ऑल विल बी कि आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। वंस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड एवरीथिंग विल गेट ओवर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि दिमाग में बार बार वो उलझने, वो बातें आती हैं, और मुझे अभी भी आती हैं, मैं सच बताऊँ, ठीक है। तो वो चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी लगती है, खाती है, और क्यों मैं शायद दूसरों से पीछे हूँ, वो भी रीज़न हो सकता है। सेकंड आता है कि अपने को फिजिकली और मेंटली फिट रखना है। नाउ व्हाट डज इट मीन? फिजिकली मीन्स एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जॉगिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है। साइकिलिंग, अगर साइकिलिंग का मौका मिले तो साइकिलिंग कर लेनी चाहिए, थोड़ा सोशल भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी तो कोरोना है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशंस वी शुड। मेंटली बात करें तो एक तो डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट हो सकता है, ठीक है, और अपने को बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने चाहिए माइंड में, ठीक है, नहीं तो पूरा पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है इससे। और अपने को शांत रखना है। अब शांत रखने के लिए मैं तो एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि मेडिटेशन भी अच्छा है, नहीं तो कुछ पॉडकास्ट ऐसे सुन सकते हो, मोटिवेशनल पॉडकास्ट, मोटिवेशनल कोट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, कुछ स्टोरीज सुन सकते हो बढ़िया बढ़िया सी, सो डैट यू कुड स्टे काम एंड पॉजिटिव, राइट। तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट मेरी तरफ से होगा कि कुछ ही बुक्स को यूज़ किया करो। अक्सर क्या होता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम पीडीएफ्स भी ले रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं, 10 ईयर्स के भी अलग से नोट्स ले रहे हैं। यू शुड ओनली रिलाई ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिंगल डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है कि कोई एक बुक जिसमें आपके पास से क्वेश्चन पेपर्स हो, इफ़ पॉसिबल आपके नोट्स हों, उसमें अच्छे से सारे पॉइंट्स एम्प्लीफाई करके दिए हों, तो आपको ये मेमोराइज करने में भी आसानी होगी और रिवीजन में भी एट द लास्ट काफ़ी ईजी होगी, ठीक है। और अगर आपके पास इन केस लाइक मोटी मोटी बुक्स होती हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उनके नोट्स बना लो छोटे छोटे, और एग्ज़ाम में वही रिवाइज करो, क्योंकि इतनी मोटी बुक आप लास्ट डे में, मतलब लास्ट मोमेंट पे आप नहीं पढ़ पाओगे, स्पेशली ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि ऑनेस्टी रखनी है खुद से, प्रिपेयर करना है 100%, 1000%, 10,000% आपने प्रिपेयर सही से करना है, क्योंकि यही एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आपकी लाइफ बदलेंगे। फॉर एग्जांपल जो लोग कैट के लिए पढ़ रहे हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आप सही से पढ़ो, 1 साल है आपके पास, पढ़ लो, अपना 100% दो, कहीं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो उन दिनों में, ठीक है। ये आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि बाद में आपका कई अच्छी जगह आईएम्स में या टॉप 20 स्कूल्स में सिलेक्शन होगा, तो लाइफ आप ही की बननी है, किसी और का उसमें कुछ नहीं हो रहा है, फ़ायदा आप ही का है। एंड जो तुम ज़िंदगी में करते हो ना, उससे खुशी अगर तुम्हें नहीं हो रही है, लेट्स सपोज जैसे मुझे होती है, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं होती है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं, अरे कुछ कर नहीं पाया, ऐसे ऐसे है, थोड़ा और सही मिल सकता था ये। तो जो आपने अचीव किया और आपको लगता है आप उसमें खुश हो, तो आपने इसमें खुश रहना चाहिए, कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए सब सोच के कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं मिला या ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है।
तो इन चीज़ों में भी हमें पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, स्पेशली ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन डेज। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर हमें अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए बहुत अच्छे से। अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, मैं उसमें कहूँगा कि आप फॉर्मूलेज पहले से इन द फॉर्म ऑफ नोट्स प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको आसानी रहे ऑन द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम्स। तो आप सही से उसको रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन स्कोर प्रेटी वेल इन योर एंट्रेंसेस। फिर जो सेक्शन आपको एग्ज़ाम में, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कैट का हो, जी मैट का हो, एसएससी का हो, जो भी आपको सेक्शन आसान लगता है या लगता है कि हाँ मुझे ये वाला सेक्शन आता है, मैं पहले ये कर लूँ, बाद में डिफ़िकल्ट वाला कर लेता हूँ, तो आपने आसान वाला पहले कर लेना चाहिए, डिफ़िकल्ट वाला बाद में कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आसान वाला आपके लिए आसान है, आपको पता है उसको कैसे करना है, किस एक्यूरेसी से करना है, किस रेट ऑफ एग्जीक्यूशन से करना है, ये आपने पता है। अगर आप पहले से मुश्किल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप आसान क्वेश्चन भी भूल जाओगे। ठीक है, ऐसा एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ें हमें अब थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ती हैं। बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रीवियस 10 साल के जो पेपर्स होते हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, और प्लस जिस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एग्ज़ाम होगा स्लॉट नंबर 2 में, यानी कि 12:30 से 2:30 लेट्स सपोज, तो 12:30 से 2:30 में 2-3 दिन पहले या एग्ज़ाम से एक दिन पहले हमें वो एग्ज़ाम लेके देखना चाहिए, ताकि हम अपने को फिज़िकली मेंटली फिट रख सकें उस समय, और हम ये भी देख पाएँ कि कोई हमसे गलती ना हो रही उस समय, या कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो रहा हो माइंड में। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि मैं एग्ज़ाम देता हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों गाने याद आने लगते हैं दिमाग में उसी समय, तो मैं काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता हूँ उसको। और अवॉइड करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक काउंटर एग्रीमेंट कर देता हूँ मेरी सोच को मेरी पिछली सोच के साथ। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट मैं आपको ये भी बताता हूँ कैसे। मान लो कभी कोई हिप हॉप पार्टी सॉन्ग दिमाग में आ रहा है, तो मैं कोई पेट्रियाटिक या मोटिवेशनल सॉन्ग अपने माइंड में डाल देता हूँ। याद नहीं आता, लेकिन उससे वो पुरानी चीज़ मिटिगेट हो जाती है या डिमिनिश हो जाती है। तो एक ये भी अच्छा मैकेनिज़्म है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप ट्राई कर सकते हो, बट कोई ज़रूरी नहीं कि सब पर ये एप्लीकेबल हो। हर मेथड सब पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये याद रखना। यू शुड हैव योर ओन प्लान एंड यू शुड हैव योर ओन स्ट्रेटजी। दूसरे को देखकर सेम टू सेम आप उसकी कॉपी करोगे, नकल करोगे, तो फिर वो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मे बी आप सक्सीड कर जाओ, चांसेस हैं, बट उतने चांसेस नहीं हैं। 100% चांसेस किसी के नहीं होते हैं कि वो उसी की तरह बन जाए। ठीक है, सबके अपने स्ट्रगल्स हैं, सबकी अपनी मोटिवेशन लेवल है, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। कोई कम में खुश है, कोई ज़्यादा में खुश है, जिसके पास जो है वो उसमें भी खुश नहीं है। ओके, सो विद दिस नोट आई एंड टुडेज़ वीडियो। आई थिंक काफ़ी लंबी वीडियो हो गई अब तक की यूट्यूब प्लेटफॉर्म की सीरीज़ की। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो सकता है माय जर्नी टुवर्ड्स दिस पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज, या कुछ और टॉपिक जो भी आप लोग सजेस्ट करोगे। एंड बिफोर वी एंड, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट कर लें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही, कंटेंट इंफॉर्मेटिव लग रहा है, पसंद आ रहा है, सो यू कैन रिफ़र टू योर फ्रेंड्स, बैचमेट्स, रिलेटिव्स, एंड आप इसको लाइक भी करें और उनके साथ शेयर भी करें। सो ठीक है, अब आई विल टेक योर लीव नाउ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप देख रहे हो तो वो तो मुझे आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से पता लग जाएगा। एंड नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी वो शॉर्ट्स के माध्यम से, नहीं तो आप लोग को अब रफ आइडिया लग ही गया है कि किस टॉपिक पर कवर होगा, तो हम वो वीडियो आप बनाएंगे उसी टॉपिक पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।